नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी हरियाणा का सबक। जी हाँ, क्या प्रदेश कांग्रेस हरियाणा की हार से सबक लेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, ये हम देख चुके हैं। तो क्या प्रदेश कांग्रेस में ये गुटबाजी कम होगी और कांग्रेस की आने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट में क्या इसका असर दिखाई देगा? इन सवालों के जवाब भी जल्द मिलेंगे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है कि आपसी खींचतान की वजह से वो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या जीतू पटवारी को ही पूरी पावर काला कमान देगा या फिर से कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया जैसे गुट कांग्रेस में बनते दिखेंगे? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। कांग्रेस की गुटबाजी रही हावी, हरियाणा हार से क्या सबक लेगी? पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, फिर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, हरियाणा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस की गुटबाजी हर बार उस पर ही भारी पड़ी। तो क्या अब मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात बनेंगे? क्योंकि जीतू पटवारी की नई पलटन आने को है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। तो क्या वहां नेताओं को उचित स्थान मिलेगा या फिर हालात पहले जैसे बन जाएंगे? क्योंकि हाल ही में हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए वो कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले थे। तो क्या इन नतीजों से मध्य प्रदेश कांग्रेस सबक लेगी? खैर, कांग्रेस नेता इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, जिस प्रदेश में किसान ने जिस पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया हो, उनका पूरा बाइकआउट पूरे गांव ने किया हो, जिस प्रदेश में पहलवान बहनों के साथ अत्याचार हुआ हो, जिस प्रदेश की बहनों का, जिस प्रदेश में युवा बेरोजगार सबसे ज़्यादा आक्रोशित हो, जहां पर इनकी रैलियां, आम सभाएं तक ठीक से जनता ने करने नहीं दी। वोट मांगने जब इनके नेता जा रहे थे, उनको भगा दिया गया वहां से। तो उस पर इनकी इस तरह की जीत ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया जो है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अब कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात तो नहीं। कई चुनावों में इसका खामियाजा भी उसने भुगता। लिहाजा अब बीजेपी भी इस गुटबाजी पर तंज कस रही है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस नेताओं की खींचतान का फायदा मिल रहा है। इस पर बीजेपी की राय थोड़ी अलग है। क्या कुछ बीजेपी का मानना है, वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के विरोध के कारण जीतू पटवारी अपनी कमेटी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली का उनका नेतृत्व मुलाकात और बातचीत का समय नहीं दे रहा। राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और पार्टी गई तेल लेने की मानसिकता जो है, आज वह पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही है। जो पार्टी चुनाव हारने के 1 साल पश्चात भी अपनी कमेटी न बना पाए, वह चुनाव के लिए दोबारा संघर्ष कैसे करेगी? फिलहाल सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने के बाद क्या नेता अपनी जुबान पर काबू रख पाएंगे? कांग्रेस आला कमान कार्यकारिणी में किन नेताओं को एडजस्ट करेगी या फिर पावर जीतू पटवारी के हाथ में ही रहेगी? खैर, इन सवालों के जवाब तो कार्यकारिणी के आने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर गुटबाजी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने हरियाणा की हार से सबक नहीं लिया, तो भविष्य में कांग्रेस को ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे देखने को दोबारा मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी अनादि टीवी में आपका। और हरियाणा को लेकर काफ़ी सारी समीक्षा हो रही है, लेकिन वो हरियाणा तक सीमित है कि शैलजा ने क्या किया, हुड्डा ने क्या गलतियाँ की। लेकिन ये जो बीमारी है कांग्रेस की, वो प्रदेश दर प्रदेश से चेहरे बदल जाते हैं। बस एमपी में कोई और चेहरा हो जाता है, छत्तीसगढ़ में कोई और हो जाता है, राजस्थान में कोई और हो जाता है, कर्नाटक में कोई और हो जाता है, हरियाणा में कोई और हो जाता है। लेकिन जो मूल बीमारी है वही है। तो ये जो बीमारी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक बार कांग्रेस मुश्किल सत्ता में आई और सत्ता गंवा चुकी है, और अब चूंकि प्रदेश कार्यकारिणी बनना है, तो लग रहा है कि हरियाणा का सबक यहाँ कुछ होगा। क्योंकि आज ही दिल्ली में राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक की। उन्होंने फिर वही जो दीनहीन भाव से वो हमेशा कहते रहे, जो पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मैं चाहता था कि गहलोत का बेटा न लड़े, कमलनाथ का बेटा न लड़े, लेकिन ये सारे लोग चुनाव लड़े। और वही कहानी उन्होंने आज दिल्ली में दोहराई कि इन्हीं की जो महत्वाकांक्षा है नेताओं की, उसके कारण हम हार गए, हम हार की समीक्षा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में अब चूँकि कार्यकारिणी बनना है, ज़्यादा बड़े गुट बचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन जो पुराने गुट हैं जो हाशिए पर चलेगा, उनमें भी जान आ गई होगी हरियाणा के नतीजों के बाद। तो कुछ तो दबाव जीतू पर भी होगा और आला कमान पर भी।
देखिए, मोटे तौर पर मनोज जी दो बात है। एक तो कांग्रेस की गुटबाजी, और दूसरा इन दिनों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पराजय। ये दो अलग अलग बिंदु हैं। कांग्रेस में गुटबाजी जब से कांग्रेस बनी है 1885-86 में, जब कांग्रेस बनी है, तो अगर आप इसका इतिहास देखेंगे जो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है, तो 1891 में भी कांग्रेस के अधिवेशन में खुलकर के गुटबाजी सामने आई। बिल्कुल। 1905 में बंगाल विभाजन को लेकर के कितना संघर्ष हुआ वो सब इतिहास की पुस्तकों में मौजूद है। और 1919 के आसपास लखनऊ अधिवेशन में तो बाकायदा हाथापाई भी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये सब गुटबाजी, और उसी गुटबाजी के चलते गांधी जी ने त्यागपत्र दे दिया था 1936 के आसपास, मुझे सन याद नहीं आ रहा। 1942 के आंदोलन में भी शायद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या कोई दूसरे बड़े नेता थे, वो सहमत नहीं थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये गुटबाजी उनकी आकृत्य करी, और संविधान सभा में भी हमको गुटबाजी दिखती है। तो कांग्रेस में गुटबाजी होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। उसका एक कारण है कि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस में कैडर नहीं है, वो मास बेस्ड पार्टी है। तो जो मास बेस्ड पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं नेताओं के आसपास होती है, और उसमें गुटबाजी स्वाभाविक है। ये गुटबाजी कांग्रेस की ताकत भी रही है और कांग्रेस की कमजोरी भी रही है। लेकिन इसका जो असर इन 3 चुनावों में हुआ, कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस इससे पहले गुटों में संतुलन करने की कोशिश जो करती रही है, लेकिन इस बीच में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बघेल के मुकाबले में किसी को संरक्षण नहीं दिया। बघेल ने जो कहा तो दिन, इस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा कि दिन रात तो रात, ऐसे ही उन्होंने राजस्थान में की, और ऐसे ही हुड्डा जी के मामले में हुआ। हुड्डा जी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर मानी गई। इसके कारण कहीं ना कहीं जो दूसरे गुट थे उनको लगा कि अब हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। एक बात जरूर मनोज जी मैं कहूंगा, सीट की दृष्टि से कम हो सकते हैं हरियाणा में और भाजपा जीत सकती है, लेकिन वोट की दृष्टि से कांग्रेस 1% से भी कम है, 0.85 से उसको कम मिले हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है कि जब कांग्रेस का आधार वह मजबूत है, लेकिन कहीं ना गुटबाजी के आधार पर जो, लेकिन ये दावा तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी कर रही है कि वोट शेयर से हिसाब से हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन सीट में डबल डिफरेंस है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति में और हरियाणा की स्थिति में फर्क है। जम्मू कश्मीर का एक प्रभाव हरियाणा पर भी पड़ा है। आप अगर देखें, कश्मीर घाटी से लेकर के हरियाणा की जो नूर मेवात की पट्टी है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। मुस्लिम वोटों ने उसको वोट दिया है जो भाजपा को हरा सकता है। आप देख लीजिए, आप उन 7 सीटों का इसका अंदाजा लगाइए। कश्मीर की जिन 7 सीटों पर दोनों ने मैत्रीपूर्ण लड़ा था, समझौता नहीं हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, उसमें आप अगर देखेंगे जहां निर्दलीय ताकतवर था मुस्लिम वोट ने उसको जिताया, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्यक्ति था उसको जिताया। कांग्रेस का उन 7 में से एक भी आदमी नहीं जीता। तो कुल मिलाकर के उसी में एक आम आदमी पार्टी भी जीत गई डोडा सीट। निश्चित रूप से वो उसी आधार पर जीती है। उनको लगा कि भाजपा को किसको जिताएं, ये एक परिवर्तन दिखता है। ठीक उसी प्रकार जम्मू के बेल्ट में भाजपा को जो बहुत ज्यादा वोट मिला है, तो स्वाभाविक रूप से वोट शेयर की दृष्टि से हरियाणा में आप देखें तो कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, यदि ये जो राहुल गांधी जी का जो अभी बयान आया है हार पर, ये कोई नया नहीं है, लगभग इसी तरह की उन्होंने बात कही। यहाँ अगर वो गुटीय संतुलन बिठाते हैं, जैसे कि अगर कमलनाथ के साथ साथ वो ज्योतिरादित्य का संतुलन बिठाते, ठीक उसी प्रकार अगर उन्होंने जीतू पटवारी को कमान दी है, तो जीतू पटवारी के साथ जो गुटीय समीकरण है उसको अगर संतुलन बिठाएंगे तो कांग्रेस को उसमें लाभ मिलेगा। अगर वो उन्होंने नहीं बनाया, एक और बात मनोज जी, कांग्रेस को अपनी नीति पर और मुद्दे पर भी चेंज करना होगा। हरियाणा में आप देखेंगे सारे नकारात्मक मुद्दे उठाए, पहलवान का मुद्दा और अग्निवीर का मुद्दा और जाति का मुद्दा, तमाम नकारात्मक मुद्दे उठाए। मैं समझता हूं वो जमाना था कांग्रेस का, भले ही वो उसको पूरा ना करें कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हालांकि कम में नहीं कहा, इंदिरा जी को लाओ और देश को बचाओ। वो जो पॉजिटिव नारे उनके हुआ करते थे, एक चुनाव में नारा था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये अलग अलग चुनावों के उनके स्लोगन रहे हैं। तो पॉजिटिव नारा अगर वो लेकर के आएंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी पॉजिटिव नारा लेकर के आएगी उसको उसका लाभ मिलेगा। या भाजपा को क्यों लाभ मिला, मीडिया कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप गांव-गांव में देखेंगे तो भाजपा का एक नारा था कि मंदिर वहीं बन, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसको लेकर के उनको जो लाभ मिला, तो जो राजनीतिक दल पॉजिटिव नारा रखेगा जनता उसको समर्थन करती है। कांग्रेस को अपनी नीति निर्णय पर संतुलन करना
और दूसरा गुटों में संतुलन करना, इस पर कांग्रेस की सफलता निर्भर करेगी। जी, तो मोहब्बत भी की दुकान भी तो पॉजिटिव ही था ना शर्मा जी। और जो आपने वोट ये परसेंटेज का कहने कहा, के लिए था, तो हरियाणा में जो मेवात बेल्ट की आप जी, बात कर रहे हैं, वहां पे एक तरफा कांग्रेस को वोट वोट क्योंकि परसेंट वहां ये से भी हुआ तो है आता कि 1-1 लाख वोट से लगभग उनके 3 कैंडिडेट जीते हैं, तो ये वोट शेयर में रिफ्लेक्ट हुआ है, इसीलिए वोट शेयर ज्यादा है लेकिन सीटें कम है। लेकिन देखिए वो वहां जो हुआ है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट का दुर्विनियोग, नूर मेवात को आप देख लीजिए, आबादी का अनुपात आप देख लीजिए, ये सारा का सारा पट्टी, ये नूर मेवात की पट्टी वो है जहां योजना पूर्वक कितने मोहल्ले हैं जो खाली हो गए हैं हिंदुओं के, आबादी की बस्ती उनकी बस्ती चली जा रही है। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण का लाभ कांग्रेस को भी मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मिला है। जी, लेकिन प्रभु जी लग रहा है कि ये सबक जो शर्मा जी ने भी कहा, क्योंकि हम वो उस पर चले गए थे, क्या रिजल्ट रहे कि मध्य प्रदेश में जो कार्यकारिणी आनी है कि उसमें कुछ असर दिखेगा संतुलन बनाने का, क्योंकि रस्साकसी यहाँ भी चल रही है, चेहरे बदल गए। अब जीतू पटवारी उमंग सिंगार है, गाय बेगाय साथ नज़र आते हैं, मैसेज देने का प्रयास करते हैं हम सब साथ हैं, लेकिन जब धरना प्रदर्शन की बात होती है, क्रेडिट लेने की बात होती है, तो जो खींचतान है वो साफ नज़र आती है। देखिए मनोज जी, शर्मा जी ने जो कहा कांग्रेस जो है मौजबीज पार्टी है, छत्रपों की पार्टी है, छत्र के छाते के नीचे जो है उनके समर्थक काम करते थे, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, वो हुआ भी करती थी। मध्य प्रदेश का ही संदर्भ देख लें, यहाँ पर जो बड़े नेता थे कांग्रेस के 30-30, 40-40 साल से वो छत्रप बने बैठे थे, स्वाभाविक तौर पर उनके क्षेत्रों में अपने पूरा जोर लगाते थे, अपने लोगों को चुनाव जिताते थे, वो टिकट के बंटवारे में अपने लोगों की पूरी पैरवी करते थे। अब बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हो गया है और बिल्कुल सही सब्जेक्ट है, हरियाणा से सबक क्या लेगी कांग्रेस, इससे उनको सबक लेना चाहिए कि अपनी जो कमी है उसको दूर करें। छत्र बदल गए हैं कांग्रेस के, यदि हम मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो दिग्विजय सिंह जी अब वैसा भूमिका में नहीं है, कमलनाथ वैसी भूमिका में नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, अजय सिंह राहुल भी जो है घटते ही चले जा रहे हैं। तो अब जो नए छत्रप आए हैं उनके बीच में गुटी संतुलन उनको रखना होगा, जो कि कार्यकारिणी में जो आने वाली 9 महीने से इंतजार हो रहा है, जब भी आएगी तो हो सकता है उसमें दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा तो उसका परिणाम जो है कांग्रेस को अपने आप में समझ में आएगा कि उनको जो है संतुलन नहीं साध पाए तो नुकसान उनको आगे के चुनाव में हो सकता है। जहाँ तक सबक की बात है तो कांग्रेस को ये देखना चाहिए, बीजेपी से भी सबक लेना चाहिए उसको कि बीजेपी किस तरीके का चुनाव मैनेजमेंट करती है। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, बीजेपी लगातार सरकार में नहीं आ पा रही थी, तब बीजेपी ने एक प्रयोग किया था मध्य प्रदेश में, आदिवासियों के लिए एक नई पार्टी का बनाई कि आदिवासी वोट बैंक जो कांग्रेस को जाता है, तो गोंडवाना जैसी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए महाकौशल बेल्ट में बीजेपी की सीटें बढ़ी, उसका असर ये हुआ बीजेपी सत्ता में आई। एक दौर आया, शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गोंडवाना को खत्म कर दिया। 2018 के चुनाव आए, कमलनाथ के हाथ में कमान थी, कमलनाथ ने वही काम किया जो भी हरियाणा में बीजेपी ने किया। उन्होंने जो वोट कटुआ पार्टी है उनको उन्होंने साधा, चुनाव वहाँ लड़ाया जहाँ पर कि उनका कैंडिडेट कमज़ोर था, बीजेपी का मजबूत था, वहाँ वोट कटुआ को लड़ने दिया। जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत था वहाँ पे वोट कटुआ या तो मैदान में आए नहीं, या आए तो वो कमज़ोर कैंडिडेट के साथ आए। बिल्कुल, उसका फायदा ये हुआ 2018 में वो सरकार बना लेगा। दूसरा जयस का एक उन्होंने फायदा उठाया, उससे बीजेपी ने, हाँ उससे बीजेपी ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो फिर बीजेपी ने सबक लिया। अगले जब चुनाव आए सरकार बनने के बाद तो उन्होंने देखे तब तक जयस को 2 फाड़ कर दिए, उनने जयस को तोड़ दिया। आदिवासियों का वो था, वो जो छोटी पार्टियां जो कांग्रेस से समझौता कर रही थी वो इस बार समझौते पे नहीं आई, और लाडली बहना का कर अपना एक वजूद था ही उसमें, तो जो बीजेपी 163 सीटों के साथ यहाँ पर सत्ता में आई। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में यदि हम कहते हैं तो 14 सीटें ऐसी हैं, जो अभी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, जहाँ पर वोट कटुआ पार्टी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, कांग्रेस का वोट काटा है। आम आदमी पार्टी, यदि केजरीवाल बाहर नहीं आते तो शायद आम आदमी पार्टी जो है 5 सीटों पर जो कांग्रेस का उसने नुकसान किया वो नहीं कर पाती। वहाँ पर उन्होंने समझौता नहीं किया, वहाँ गठबंधन यदि कर लेते हो इंडिया गठबंधन के साथी होने के कारण चुनाव मैदान में यदि वो कैंडिडेट पर सहमति बन जाती उनकी, तो शायद वो 5 सीटों में से 4 सीटें 3 सीटें तो वो जीत ही सकते थे। तो एक तरीके से ये जो बीजेपी की जो रणनीति थी कि सामने वाला जहाँ मजबूत है वहाँ पर वो वोट कटुआ का प्रयोग करती है, छोटे दलों का प्रयोग करती है, उनको प्रोत्साहित करती है, अपने आप को मजबूत करती है, ऐसे समीकरण साधती, पूरा एनालिसिस करके बीजेपी ये काम करती। कांग्रेस यहाँ नहीं करती। कांग्रेस के नेता जो भीड़ तंत्र है, उनका माउस बेस लीडरशिप कि उन्हें लगाया हो चले जा रहे हैं नेताजी, उन्हें कहा वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो शैलजा मुख्यमंत्री बनेंगी, तो रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सारे मुख्यमंत्री बने रह गए। बहुत मामूली अंतर से जो ये टोटल वोट परसेंटेज में देखें तो हरियाणा उनके हाथ से छिटक गया।
तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को सबक लेना होगा। उनको चुनाव अपने संगठन को तो संतुलन साधना ही होगा, चुनाव प्रबंधन में भी उनको वो चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा जो फायदा उनको पहुंचाए, विरोधी का नुकसान पहुंचाए। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे दूसरे चुनाव हो जहां पर इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव भी अपने आप में एक सबक है। कश्मीर में बीजेपी 370 लाने के बाद 10 साल हो गए बाद चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी वहाँ पर अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। इतना पूरे देश में माहौल था कि बहुत शांति है, बहुत अच्छा माहौल हो गया कश्मीर का, जनता उनके साथ है। उम्मीदें थी कम से कम, विकास बहुत कराया उनने, वहाँ पर तरह तरह के विकास के कई सौगातें केंद्र सरकार ने दी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे वो असर नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर सबक तो लेना ही चाहिए राजनीतिक दल को, उनको गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी सामने वाली पार्टी क्या ताकत है, क्या रणनीति, उससे सीखना चाहिए। तो शायद वो उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस यदि अपना नेचर बदल लेगी, वो कैडर बेस्ड पार्टी बनने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी की तरह उसको 40 साल फिर लगेंगे खड़े होने के लिए। तो उसको जो है इस के बजाय जो अपनी ताकत है उसको मजबूती देकर, और जो कमजोरी है जहाँ पर भी रणनीतिक जमावट होती है, तो उनको जो है चक्रव्यूह की रचना वैसी करनी होगी कि जो सामने वाली पार्टी करती है उसकी काट हो सके, उनका चक्रव्यूह बेहतर साबित हो सके। लेकिन जो आपने जिक्र किया ना, चूंकि हरियाणा की बात हुई है, तो ये भी तो विचार करना होगा, बीजेपी के लिए सबक भी है, कांग्रेस के लिए भी, कि टिकट आपने काट दी जाए। लेकिन आप देखिए कि अगर मूल कैंडिडेट है आपका, उसको 15,000 वोट मिल रहा है और जो बागी है उसको 45,000 वोट मिल रहा है, तो ये भी तो आपको, ये तो आला कमान या जिसको आपने कमान दे रखी उसको ये भी सोचना होगा। ये मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि बीजेपी ने वही गलती की, जिनके काटना थे टिकट नहीं काटे, कांग्रेस को जिनको नहीं काटना थे काट दिए और जिनके काटना थे नहीं काटे। तो उस उम्मीदवार का दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा ना, कि अगर वो 40,000 वोट निर्दलीय ले जा रहा है और आपके मूल उम्मीदवार को 15,000 20,000 वोट मिल रहे हैं, तो ये भी तो एक गुटबाजी के कारण है ना, क्योंकि वो दूसरे गुट से आता है, इसलिए आप उसको टिकट काट दो। हमारे गुट का है, लेकिन अगर वो कमजोर पहलवान है, लेकिन अखाड़े वही उतरेगा। और मनोज, इसमें जो है बहुत कुछ हाथ जो है सर्वे एजेंसियों का बहुत बड़ा योगदान है। नए बच्चे सर्वे करने जो उनको भेज दिया जाता है, उन एजेंसियों के भरोसे सरकारें और पार्टियां हो गई हैं, वो सर्वे करके देते हैं कि फलाना इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसके समीकरण नहीं देखते, उसकी क्या वजूद है क्या है, क्योंकि चुनाव तो पल पल बदलता है। बिल्कुल, जब उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है उसके बाद चुनाव, असली चुनाव शुरू होता है। उसके बाद जब मैदान में उतरता है वो क्या बोलता है, एक भाषण, एक शब्द जो है चुनाव की दिशा बदल सकता है। हमने तभी तमाम उदाहरण देखे हैं। तो ऐसे में उनको ये बिल्कुल समझने की बात है कि आपका बागी है, उसकी ताकत क्या थी। तो नेताओं को अपने नेताओं का वजूद समझना होगा, राजनीतिक दलों को, कि यदि कोई नेता आपका 30-40 साल 20 साल से आपका तैयार नेता है, उसका एक प्रभाव है, वो चुनाव जीत रहा है, एक वोट बैंक उसके पास है, तो आप उसको एकदम से दरकिनार नहीं कर सकते कि हमने आपको बदल दिया। बीजेपी ने भी ये गलतियां की हैं निश्चित तौर पर, जो आपने कहा रामकृष्ण कुसमारिया उदाहरण है, उनको टिकट नहीं दिया, निर्दलीय खड़े हुए, 2 सीटों पर उन्हें प्रभाव डाल दिया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बीजेपी के अंदर भी। तो राजनीतिक दलों में ये जो एक बड़ी जो दिल्ली में बैठकर रणनीति बनती है, पहले होता ये था कि कैंडिडेट का चयन यहाँ जिलों से नाम आते थे, प्रदेश स्तर पर विचार विमर्श होता था, तमाम नेता बैठकर निर्णय लेते थे, फिर वो सूची दिल्ली जाती थी और वो आपसे पूछते थे कि भाई ये 3 नाम है, इनमें से आपकी नज़र में कौन सा है, तो प्रदेश के नेता बताते थे नहीं ये ज़्यादा है, सारे समीकरणों के आधार पर। अब वो नहीं होता है, अब तो सर्वे की रिपोर्ट सामने रखी रहती है, वो कंप्यूटर खोल के बैठे रहते हैं, लैपटॉप खोल के, बोले नहीं साहब ये सर्वे में इसका ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया। वो जो राहुल गांधी के कुछ उदाहरण भी जो चर्चा में आए, उन्होंने कहा कि भैया जो है एक कैंडिडेट ने बताया था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मध्य प्रदेश का ही उदाहरण है कि बोले वो जो युवा नेता थे उनको पहली बार चुनाव मैदान में आना था, उनको एक बड़े नेता ने सलाह दी कि आप वहाँ जा रहे हो तो अंग्रेजी के कुछ शब्द सीख लो, जिस क्षेत्र से टिकट मांगते हो उस क्षेत्र के ज्योग्राफी का अध्ययन कर लो आप। वो यदि वहाँ सवाल आपको होंगे उस क्षेत्र के बारे होंगे, तो उनसे जब सवाल किया गया तो उनसे पूछा गया आपके ज़िले के बड़े बड़े कस्बे कौन से हैं, कहाँ पर कितनी आबादी है, कहाँ पे ज़्यादा किस वर्ग के लोग रहते हैं, ये तमाम उनसे सवाल किए गए। गूगल पे था सब रट लो। हाँ, उनने जो गूगल विकीपीडिया खोल के वो रट के चले गए और वो जो है वो 100 में से उनके 90-95 नंबर आए, उनको टिकट मिल गया। तो ये इस तरीके के यदि आप टिकट बांट रहे हैं, राजनीतिक दल में ऐसे प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पर फिर ये दुर्गति होनी है, चाहे वहाँ पर कांग्रेस की हुई है चाहे दूसरी पार्टी की हुई। तो ब्रजेश जी ये दुर्गति हुई है, लेकिन अभी क्या उम्मीद है कि लग रहा है कि जीतू पटवारी या उमंग सिंगार के भेजे नाम पर सहमति बन जाएगी, या आला कमान फिर दिल्ली से कोई ऐसे नाम भेज देगा, क्योंकि अध्यक्ष बाकी चयन तो उन्होंने कर ही दिया, टीम भी क्या उन्हीं की होगी, या मध्य प्रदेश के नेताओं की चलेगी इस सबक के बाद, इस हरियाणा के बाद? पीछे पिछले उदाहरण देख लिया, क्या पंजाब से सबक लिया कांग्रेस ने? नहीं, वो तो हमने राजधानी गिनाई दी है उनको। तो आप देखिए राजस्थान से सबक नहीं लिया, छत्तीसगढ़ से सबक नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा से सबक लेंगे। हरियाणा पे वो ठीकरा भी असली वजह पर नहीं फोड़ पा रहे हैं कि क्या वजह थी, वो आत्मंथन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किन वजह से हार रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश में मुझे संभावना नहीं लगती हैं। जब आला कमान कमजोर होता है, वो धरातल उसको हकीकत पता ना हो, जो कि प्रभु जी ने भी कहा अभी कि किस तरह से आप गूगल के आधार पर, विकिपीडिया के आधार पर यदि आप निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर आप वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में देखा कि आप इंटरव्यू करके अगर नेताओं का चयन कर रहे हैं, नेताओं का चयन आप इंटरव्यू के जरिए कर रहे हैं, प्रवक्ताओं का चयन कर रहे हैं और आप चुनाव करा रहे हैं। आप यूथ कांग्रेस में आपने चुनाव का तरीका अपनाया, लेकिन चुने हुए अध्यक्ष को आप बदल देते हैं। तो आप करते क्या है? अब चुनाव अध्यक्ष ही आपका काम नहीं कर रहा है। तो जो आप एक तरह से प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो प्रयोग कहीं ना कहीं आपकी इस दुर्गति के पहुंचने के पीछे भी कारण है। गुटिये संतुलन आपने कभी पहले साधा हुआ है बाकायदा। देखिए, आप गुट भी बढ़ाए हैं, आपने छत्रप भी पैदा किए और छत्रपों को मजबूत भी किया है, जो कांग्रेस की ताकत हुआ करते थे। लेकिन वही छत्रप अब उनकी कमजोरी बन गए, क्योंकि आपका जो आला कमान है वो इतना ताकतवर नहीं बचा है कि जो छत्रप ज़्यादा तड़फड़ा रहा है, ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा रहा है, तो आप उसको बाकायदा लगाम कर सके उस पर। हमने देखा है कि अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन इसके बाद राज्यपाल बना देते तत्काल, तो तब छत्रपों पर लगाम कस सकते थे ना उस समय। वो ताकत क्या कांग्रेस दिल्ली भी ताकतवर थी। तो अब दिल्ली वो ताकत नहीं दिखा पा रही है। इसी वजह से जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, क्षेत्र में गुटबाजी बढ़ रही है और अपना तमगा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा से कोई कांग्रेस सबक लेगी या वो उसका मध्य प्रदेश पे असर होगा। मध्य प्रदेश पे असर यदि होता तो अब तक देखिए मध्य प्रदेश में गुट उतने बचे नहीं है मनोज जी। जो गुट थे पहले, आज की तारीख में कौन से गुट बचे हैं? कमलनाथ हाशिए पर तो दो ही गुटों का है ना वहाँ, कि चन्नी हो, अमरिंदर हो, जो आपने जिक्र किया, भूपेश हो और सिंहदेव हो, लेकिन ये सचिन पायलट हो, गहलोत हो, ताकतवर गुट थे जिनके साथ जनता का जनाधार था। अब आप दो ऐसे लोगों को आपने, एक को नेता प्रतिपक्ष बनाया, एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्या इतने ताकतवर हैं ये दोनों कि आला कमान को दबा दे? कमजोर है, क्योंकि निवाड़ से आपने 22 सीटें जीती है 63 में से, और दूसरा अध्यक्ष तो हारा हुआ है। दूसरा अध्यक्ष तो हारा हुआ है, लेकिन ये आप इनको खड़ा कर रहे हो, एक छत्रप बना रहे हो, तो आप अभी लगाम नहीं कस पा रहे हो, तो फिर कब कस पाओगे? या आपको कुछ और डर है? आप देखिए कमलनाथ हाशिए पर हैं, दिग्विजय सिंह इस तरह से बगावत करने की स्थिति में है नहीं आज की तारीख में। तो आपको यदि गुटिये संतुलन साधना है तो आला कमान सबके गुटों का, जैसे पहले हम देखते हैं टिकट बंटवारे में हो जाता है, टिकट वितरण में हो जाता है कि इतने समर्थक हैं, तो सबका संतुलन बना के वो चल सकते हैं। कि मध्य प्रदेश में संतुलन तो बनाया जा सकता है, क्योंकि इतना भारी भरकम है नहीं है, सिंधिया जी है नहीं आज की तारीख में, और आप देखिए अर्जुन सिंह का खेमा भी आज की तारीख में उतना पावरफुल नहीं है। अजय सिंह तो कमलनाथ की स्थिति में देखिए आप, कमलनाथ जब पावर में थे तो खुद काम मांगते फिर रहे थे। दिग्विजय सिंह हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी इस परिस्थिति में है कि कोई प्रेशर बना रहे होंगे। उनके लोगों को तो एडजस्ट करके चल ही रहे हो आप जयवर्धन को जिम्मेदारी दे ही रहे हो, दिग्विजय सिंह आपको कार्यक्रमों में मिलते हैं, आंदोलनों में दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी गुटिये संतुलन साधने की मुफीद परिस्थितियां हैं कांग्रेस के पास, लेकिन इसके बावजूद 9 महीने हो गए आप अपनी कार्यकारिणी जारी नहीं कर पा रहे, या आला कमान दखल नहीं दे पा रहा। हो सकता है वो दूसरे चुनाव में, दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो, फिर भविष्य में दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो जाए। तो उसको अब सबक लेकर अपने संगठन को मजबूत करना होगा, संगठन को खड़ा करना होगा, गुटिये संतुलन साधते हुए कार्यकारिणी बनानी होगी, ताकि मध्य प्रदेश में वैसी परिस्थिति ना बने जो हरियाणा में बनी है कि बाद में यदि आप जब चुनाव मैदान में जाएं तो गुट आपस में लड़ते झगड़ते दिखे, अपने अपने समर्थकों को टिकट मांगते दिखें। तो अब आपके पास मध्य प्रदेश में ऐसी मुफीद परिस्थितियां हैं कि आपके गुट एक तरह से या तो धराशायी हो गए, या हाशिए पर हैं, या उनकी इतनी क्षमता नहीं बची कि जो कमजोर आला कमान है आपका केंद्रीय आला कमान, उसको भी ब्लैकमेल कर सके। परिस्थितियां वैसी बन गई। तो यहाँ आपके लिए संभावना है कि आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं संगठन को मजबूत करने का, और दूसरे राज्यों को संदेश दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा कर पाएगी। बिल्कुल, संभावना भी और आशंका भी है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर हरियाणा के सबक सारे राजनीतिक दलों के लिए, चूंकि कांग्रेस ने जीती बाजी हारी है, मध्य प्रदेश में इसका उदाहरण है, छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है, और अब हरियाणा, ऐसे तमाम सारे राज्यों में हैं कि हम देखते लगातार जिस गुटबाजी के कारण कांग्रेस राज्य दर राज्य बेघर होती जा रही है, चाहे वो सत्ता की लड़ाई हो, चाहे वो संगठन की लड़ाई हो। जब गुटबाजी की शुरुआत होती है तो पहले संगठन से होती है, फिर सत्ता तक जाती है, और फिर एक स्थिति ऐसी बनती है कि उसी संगठन की लड़ाई के कारण कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये सबक लेगी हरियाणा से, और एक ऐसी कार्यकारिणी देगी जिसमें सबको साधा सके, सबका संतुलन बनाया जा सके? ये तो तब पता लगेगा जब कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।